भारत ने अपने इतिहास में बहुत सारी जंगें जीती हैं। पहले तो आज़ाद होते ही पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 1947 टू 1949। उसके बाद पाकिस्तान के साथ और 3 जंगें होती हैं जो कि 1965, 1971 एंड 1999। इन सभी में भारत जीत जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इतिहास का एक ऐसा जंग जहां भारत को हार का सामना करना पड़ता है, द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैम द एक्सप्लेनर। ये जंग एशिया के 2 बड़े देशों के बीच में होती है जिसका इफेक्ट हम आज के दिनों तक देख सकते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में। आइए हम इन वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। साल था 1949। इसी साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर जीतती है और एक नए चाइना का जन्म होता है जिसके लीडर बनते हैं माओ जेडुंग। उससे 2 साल पहले ही भारत को आजादी मिलती है ब्रिटिश हुकूमत से, जिसके पहले पीएम होते हैं जवाहरलाल नेहरू। यहाँ दोनों ही देश काफी नए होते हैं। उस टाइम इन दोनों देशों में किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। साल 1954 में इंडिया के पीएम बीजिंग जाते हैं जहां पर इनका जोरदार स्वागत होता है, जिसका वजह यह था कि ये दोनों ही देश बहुत कुछ झेल चुके थे वेस्टर्न पावर के द्वारा। लोगों को इन दोनों देशों से बड़ी उम्मीद थी। नेहरू जी की तरफ से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी यहीं से उठता है। इस समय भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर छोटे मोटे डिस्प्यूट थे, लेकिन दोनों ही देश इस पे राजी थे कि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को वो अवॉइड करेंगे ताकि एक शांतिपूर्ण मित्रता बनी रहे। इसी वजह से जून 1954 में एक एग्रीमेंट पंचशील साइन होता है जिसमें 5 सिद्धांत हैं। पहला, दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देंगे। दूसरा, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा। चौथा, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम होगा। पांचवा, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस होंगे। इन सबके बीच एक मुद्दा तिब्बत का था। सन 1950 में माओ जेडुंग ने तिब्बत को ले लिया था। भारत इसके खिलाफ होते हुए भी कुछ कर नहीं सकता था। जब 1954 में पीसफुल एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो नेहरू जी ने सोचा तिब्बत वाले मुद्दे पे समझौता कर ले, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जियोग्राफिकल इश्यूज थे जिन्हें ध्यान में रखना होगा। भारत को खतरा पाकिस्तान से था जो कि उस समय अमेरिका का साथी हुआ करता था। कोल्ड वॉर के टाइम पे कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन में चल रही थी। पंडित नेहरू इंडिया को न्यूट्रल रखना चाहते थे, पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ज्यादा ताकतवर हो रहा था। इसी कारण राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस कर रहा था। पंडित नेहरू का स्टेटमेंट कुछ यूं है: The US imagined that by the policy they have completely outflanked Indians so-called neutralism and will thus bring India to her knees. Whatever the future may hold, this is not going to happen. 1954 की जो इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट है, इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। उस टाइम पर चीनी इंचार्ज थे झाओ एनलाई। इन्हें ही चाइनीज प्रीमियर कहा जाता है। यह चीन का दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट है, पहले पर माओ जेडुंग और दूसरे पर झाओ एनलाई। 1956 तक ये बड़े आराम से कहते थे कि चीन का कोई क्लेम नहीं है किसी इंडियन टेरिटरी पर, जबकि चीन के नक्शे में 120,000 किलोमीटर इंडिया के भाग को चाइना का दिखाया जाता है। जब इस पर पूछा गया तो झाओ एनलाई ने बोला यह नक्शा सही नहीं है, इसलिए पहले बड़ा वजह तो तिब्बत ही है। 1949 में जब चीनी फौज तिब्बत के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है तो दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने इंडिया के रिफ्यूजी कैंप में पनाह ली। चीन को यह लगता है कि इंडिया ने उसे धोखा दिया है, इंडिया उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। यह भी एक बड़ा वजह बना तनाव का इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चीन लगभग 4000 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। यह 3 सेक्टर में है। पहला तो है वेस्टर्न सेक्टर जो कि 2150 किलोमीटर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर एरिया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। दूसरा मिडिल सेक्टर जो 650 किलोमीटर हिमालय और उत्तरांचल का बॉर्डर है, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है। चीन कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया ही उसका है। वैसे पहले अरुणाचल प्रदेश कोई स्टेट नहीं था, यह सब असम स्टेट के अंदर ही था। यह रीजन को चीन अपना इसलिए बहुत ज़रूरी समझता है क्योंकि चीन तिब्बत को अपना टेरिटरी समझता है। और जो तवांग का टाउन है आज के दिनों में यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। सन 1912 में जब चाइना के किंग डायनास्टी का अंत हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आया, तब से ही यह नया चाइना ऑनरशिप क्लेम करता है तिब्बत के ऊपर। उस समय ब्रिटिश राज्य नहीं चाहता था कि ये टेरिटरी चाइना के हाथ लगे, तो 1914 में ब्रिटिश के द्वारा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है शिमला में।
इसमें ब्रिटेन, चाइना, तिब्बत तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। चाइना शिमला कन्वेंशन को साइन नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश और तिब्बत के लोगों ने बायलैटरल एग्रीमेंट बना लिया। यहीं से मैकमहन लाइन निकलकर आती है। आगे चलकर इंडिया और चाइना दोनों को दिक्कत होने लगी इस मैकमहन लाइन से। चाइनीज पर्सपेक्टिव पहले ही बता दिया, जाहिर सी बात थी, तवांग का टाउन तिब्बत का हिस्सा मानता था, इसी वजह से वो मैकमहन लाइन को नहीं मानना चाह रहा था। पर इंडिया को भला क्या दिक्कत थी इस मैकमहन लाइन से? हुआ कुछ यूं कि 1947 में आजाद होने के बाद भारतीय सेना ने उस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। इंडिया चाहता था कि जो वास्तविक बॉर्डर है उसे नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाए। हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियां या नदियों को बॉर्डर की तरह यूज किया जाए ताकि एक नेचुरल बॉर्डर बन सके। इसी वजह से भारत ने अपनी मिलिट्री पोस्ट को थोड़ा आगे किया और एक्सटेंड करना शुरू किया। 1982 में चीन ने अपना बाउंड्री मार्कर लगाया। ब्रिटिश के द्वारा आगे चलकर दो कॉन्फ्लिक्टिंग बाउंड्री लाइन बना गया। पहले 1965 में जॉनसन लाइन, इसे बनाया गया द सर्वे ऑफ सिविल सर्वेंट विलियम एच जॉनसन के द्वारा। 1897 के बाद इसी लाइन को आरडॉग जॉनसन लाइन बुलाया जाने लगा। उस समय बाउंड्री के अनुसार अक्साई चीन रीजन कश्मीर के अंदर था और भारत का हिस्सा था। अगर हम गूगल अर्थ से देखें तो यह लाइन काराकोरम पहाड़ियों की रेंज को भारत के हिस्से में डाल देती है। एक सीनियर चाइनीज ऑफिशियल होंग ताचेन ने एक नक्शा बनाया और इसमें अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था। यह लाइन जॉनसन लाइन से लगभग एक जैसी थी, पर इसके अलावा एक दूसरी लाइन बनाई गई ब्रिटिश के द्वारा 1899 में मैकडोनल्ड लाइन, सर क्लाउड मैकडोनल्ड के द्वारा। यहीं से इस लाइन का नाम आता है। यह लाइन वाटरशेड डिवीजन पे बेस्ड है। इसका मतलब है कि इन दोनों देशों के बीच में बाउंड्री बनाना नेचुरल जियोग्राफिक का यूज करके, जैसे अगर एक नदी बह रही हो दोनों देशों के बीच तो उसे ही बॉर्डर मान ले, या कोई पहाड़ियों का रेंज जो सबसे ऊपर वाली चोटी को बॉर्डर बना देना। जब ब्रिटिश ने यह लाइन चाइनीज सरकार को प्रपोज किया तो चाइना ने इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर भी 1959 तक चाइना मैकडोनल्ड लाइन को ही इनफॉर्मली एक्सेप्ट कर रखा था। जैसे कि शुरू में मैंने कहा था, साल 1959 में फर्स्ट मेजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, लेकिन उससे 2 साल पहले ही 1957 में चीन ने अक्साई चीन सड़कें बनाना शुरू कर दी। लद्दाख और नेफा के बड़े बड़े एरियाज पे चीन अपना क्लेम कर रहा था। फिर यह सब देखते हुए पंडित नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई से भरोसा उठने लगा। 1958 में पंडित नेहरू ने कहा कि चीन पे कभी भरोसा मत करना, और पंडित नेहरू की ये बात ठीक भी थी, क्योंकि चाइनीज प्रीमियर बातों ही बातों में कहते थे कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडियन टेरिटरी पर, फिर भी नक्शों में कुछ और ही दिखाया जाता था, वहीं सड़कें बनाई जाती थी। इस तरह कैसे रिलायबल रिश्ता बन पाता? और उसके बाद जब मार्च 1959 में दलाई लामा इंडिया में शरण लेते हैं तो यह चीन के लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, और माओ को लगता है कि इंडिया की कोई कंस्पिरेसी चल रही है यहाँ पर। उन्हें लगता है कि तिब्बत में जो कुछ हो रहा है शायद उसके पीछे इंडिया ही कारण है। इसी कारण गुस्से में चीनी सरकार अब ईस्टर्न सेक्टर पे मैकमोहन लाइन को ब्रीच कर देती है और उसके नीचे के एरियाज पर क्लेम करने लगती है। इन सबके बीच जाओ इनलाई इंडिया आते हैं डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए। वह नेहरू को ऑफर करते हैं कि चीन अपना क्लेम नेफा से हटा देगा अगर इंडिया अपना क्लेम अक्साई चीन से हटा दे। नेहरू को लगता है कि ये क्या मतलब, कुछ भी ऑफर करने लग जाओ अपनी मर्जी से, कुछ भी कर लोगे। पंडित नेहरू सीधा मना कर देते हैं। पहले जाओ इनलाई जवाब में कहते हैं कि मैकमोहन लाइन और शिमला कन्वेंशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर हम साथ में कोई सेटलमेंट कर लें तो नेचुरली हम भी अपने नक्शे को बदल लेंगे, लेकिन सेटलमेंट साथ में करनी पड़ेगी दोनों देशों को और एक साथ नक्शा बदला जाए। नेहरू कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडली तरीके से सोल्यूशन निकालने की, ताकि दोनों देशों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रहे। काफी लंबी बातचीत चलती है पर कोई हल नहीं निकल पाता। अकॉर्डिंग टू चाइना वे इंडिया में इन्वेड नहीं कर रहे थे, वे बस अपनी राइटफुल टेरिटरी को रिक्लेम कर रहे थे। लेकिन इंडिया को अपनी टेरिटरी डिफेंड करनी थी तो उन्हें चाइनीज को पीछे ढकेलना था, और यहीं से पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत होती है। इसके अनुसार मिलिट्री पोस्ट और बॉर्डर पेट्रोलिंग करना कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज में। यहाँ इंडिया का स्टैंड सिंपल था, इंडियन सोल्जर आगे जाकर मिलिट्री आउटपोस्ट सेटअप करेंगे और जो जमीन इंडिया की होनी चाहिए बॉर्डर के हिसाब से वे इंडिया के क्लेम में आ जाए। यहाँ नेहरू जी को उम्मीद थी चाइना इस पर रिटेलिएट नहीं करेगा, इतनी सी बात को लेकर जंग तक तो नहीं जाएगा। और आगे बताया जाता कि एक्चुअली यही फॉरवर्ड पॉलिसी ही असली कारण बनती है जंग की। इंडिया के इस आउटपोस्ट के रिस्पॉन्स में चाइना ने आर्मेड को एक्सिस्टेंस का फॉर्मूला अपनाया कि हम भी हथियार के साथ अपने सोल्जर्स को भेजेंगे ताकि वे मिलिट्री आउटपोस्ट खड़ी करें और पेट्रोलिंग करना शुरू करें इन जगहों पर। चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑर्डर करता है कि मैकमोहन लाइन की पेट्रोलिंग की जाए चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा।
माओ जोडोंग इंडिया की इस फॉरवर्ड पॉलिसी को एक स्ट्रेटेजिक मूव समझता है, चेस की गेम की तरह। आगे चलकर कृष्णा मेनन ने भी कहा था कि अगर यहाँ चेस की तरह ही गेम चलता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ धीरे धीरे माइंड गेम की वजह से दोनों देश में मिसट्रस्ट और एग्रेशन बढ़ता गया। 10 जुलाई 1962 करीब 350 चीनी सोल्जर्स एक इंडियन पोस्ट को घेर लेते हैं। यह चिसूल गांव में होता है। वहां के लोगों को ये भड़काने लगते हैं। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट छिड़ जाता है। इसका रिस्पॉन्स करते हुए 22 जुलाई को इंडियन अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को और एक्सटेंड करता है और ऑर्डर मिलता है कि इन चाइनीज को पीछे ढकेलो और अगर खतरा महसूस हो तो फायर भी कर दो। पर इससे पहले परमिशन था कि गोली तभी चलाना जब खतरा महसूस हो या सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन आए। लेकिन अब यह ऑर्डर दे दिया गया था कि हम पहला वॉर भी कर सकते हैं। अब इंडिया का स्टैंड साफ था, अगर हमारी टेरिटरी में घुस जाए तो पीछे मत हटना। फिर 10 अक्टूबर 1962 सुबह के 8 बजे थे। इंडियन फौजी अपने रोजमर्रा का काम कर रहे थे कि तभी अचानक से चाइनीज फौज ने हमला कर दिया इंडियन फौज पर। यहाँ सिर्फ 56 इंडियन सोल्जर ही थे और सामने से 600 चाइनीज सोल्जर। यहाँ इंडियन सोल्जर पहले वॉर से तो खुद को बचा लेते हैं, पर सेकेंड अटैक में चाइनीज सोल्जर मोटार्ड फायरिंग और बमबारी करते हैं। हमारे फौजी भी गन और मोटार्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ब्रिगदालवी का कहना यह था कि इंडियन प्रिपेयर्ड नहीं था वॉर के लिए। फिर तीसरी बार चाइनीज सोल्जर तीनों दिशाओं से हमला कर देते हैं। फिर इंडियन सोल्जर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है पीछे हटने के अलावा, और ये सब सिर्फ कुछ चंद घंटों में ही हुआ। यहाँ पर चाइनीज सोल्जर बहुत हैवी रेनफोर्सिंग करते हैं अपनी आउटपोस्ट के लिए। यहाँ पर इंडियन सोल्जर सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स के पास ना काउंटर अटैक के लिए मैन पावर था, ना ही हथियार। इस तरह शुरू होती है 1962 की वॉर। और आज के दिन में यह कहना काफ़ी आसान होता है कि इंडिया ने चीन को अंडरस्टिमेट किया और एक बेवकूफ़ी की, लेकिन उस समय आप होते तो शायद आप भी यही सोचते। सितंबर 1962 में मेजर जनरल जीएस ढिल्लों का भी यही कहना था कि अभी तक जैसा कि उनका चीन के साथ एक्सपीरियंस रहा कि थोड़ी बहुत गोलियां चला दो और चीनी फौज पीछे भाग जाती थी। यही कारण था कि इंडियन आर्मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।